होता ये है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है। अब जो कंपनी शेयर्स खरीद रही है वो इन्वेस्टर कंपनी कहलाती है, और जिस कंपनी के हम शेयर्स खरीद रहे हैं वो इन्वेस्टी कंपनी कहलाती है। इस कंपनी ने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो जो शेयर्स एक्वायर करने वाली कंपनी है इन्वेस्टर, जहाँ पे शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं वो इन्वेस्टी है। बस इन्वेस्टर कंपनी को हम लोग पेरेंट कंपनी का नाम देते हैं। और ये दूसरी कंपनी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो या तो हमारे लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट होगी, या उसको मैं नाम दूंगा सर दूसरी कंपनी को जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या उसको मैं नाम दूंगा एसोसिएट का, या उस कंपनी को मैं नाम दूंगा सब्सिडरी का। अगर तो पेरेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी में 0 से लेकर 20% तक शेयर्स खरीदे हैं तो सिंपल इन्वेस्टमेंट है सर। जहाँ पर आपने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपका एसिट है। इन पैसों को मैं एज ए नॉन करंट एसिट रिकॉर्ड करूंगा, इनकी वैल्यू। पेरेंट अपने पास इन पैसों को, पेरेंट एक्वायर्ड 20% शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिड ऑफ द एक्स कंपनी एक्स बॉट 20% शेयर्स ऑफ द वाई एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो भाई ये लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने की है, तो ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट का एसिड रिकॉर्ड होंगे। और अगर पेरेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं, 50% तक, एसोसिएट्स कहते हैं सर, तब ये वो दूसरी कंपनी मेरे लिए तब एसोसिएट्स कहलाती है। एसोसिएट्स नाम है, एसोसिएट्स। और जब भी ये कंपनी इस दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगी, मोर देन 50% शेयर्स खरीदेंगी, तब वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी कहलाएगी, और पेरेंट का इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी शेयर्स अब पेरेंट ने खरीद लिए हैं। अब पेरेंट मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंट करेगी। 7 में से 4 डायरेक्टर्स पेरेंट की मर्जी के मुताबिक होंगे, 5 में से 3 डायरेक्टर्स पेरेंट की मर्जी के मुताबिक होंगे, क्योंकि पेरेंट का वहाँ पे कंट्रोल आ गया। और जब डायरेक्टर्स आपकी मर्जी के मुताबिक हैं तो फिर सब की सब डायरेक्शंस बिजनेस की जो होगी वो भी आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। कंसोलिडेशन इस स्टेज में आकर करते हैं, जब वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी बन जाती है ना, तब जाकर हम लोग कंसोलिडेशन का मतलब मिलाप। पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, अपने काम कर रही है, अपनी बिल्डिंग में अपनी सेल्स, अपनी परचेजेस। और जहाँ पर पेरेंट कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं वो बिजनेस, अपना काम, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी बिल्डिंग, अपना रेंट, अपना एक्सपेंस, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन चूंकि पेरेंट ने अब इस कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं तो बिजनेस इसके लिए सब्सिडरी कहलाएगा, और पेरेंट की और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंडिविजुअली बनी हुई हैं उनको हम लोग मिलाएंगे, और मिलाकर एक नई स्टेटमेंट बनाएंगे, और उस नई स्टेटमेंट का नाम देंगे हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम अपनी मर्जी के साथ काम नहीं कर सकते। बिजनेस कॉम्बिनेशंस के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स लगते हैं, IFRS 3, IFRS 11, उनके अकॉर्डिंग हमें कम्बिनेशन करनी है, कंसोलिडेशन करनी है सर। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के मुताबिक, उन बातों के अकॉर्डिंग फिर हमें काम करना है सर। कंसोलिडेशन किस स्टेज पे होगी? जब आपका कंट्रोल आएगा। और कंट्रोल कब आएगा सर? जब आप वहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, और उस जब आप 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे तो उसका नाम क्या होगा सर? वो कंपनी आपके लिए क्या बनेगी? सब्सिडरी। क्या एसोसिएट्स में भी कंसोलिडेशन होती है? आंसर है नो सर, एसोसिएट्स में तो हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। एसोसिएट्स में आपका फिर क्या होता है? एसोसिएट्स में सर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है सर एसोसिएट। देखो यार,
जब आपकी किसी लड़की के साथ हेलो हाय स्टार्ट होती है, स्माइल पास कर रहे हैं, वो भी स्माइल पास कर रही है, इसका मतलब बस आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की है, आप तो पेरेंट हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू की है वो इन्वेस्टी है। अब तो सर सिंपल हेलो हाय है, बातचीत हो रही है, आंख मार रहे हैं एक दूसरे को, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट है करंटली। एक टाइम ऐसा आता है, आप दोनों जाते हैं पार्क में, वहाँ बैठते हैं, उठना बैठना शुरू हो जाता है। और अगर आप वो कहीं जा रही हैं तो आपको इन्फॉर्म करके, सर मैं वहाँ, सर नहीं, कि मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आपका उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो जो स्टेज है ना, डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही। एंड एक टाइम ऐसा आएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, वो आपको कहेंगे मैं जाऊं या ना जाऊं। वो जो टाइम आएगा ना, जिसमें वो आपसे परमिशन ले रही है कि जाऊं या ना जाऊं, उस टाइम का मतलब आपका उस पर कंट्रोल, आई मीन सब्सिडरी बन चुकी है। तो व्हेन पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड मोर देन 50% इन अदर कंपनी, तो फिर जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की है वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बन जाती है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आए। तो जब कंट्रोल आ जाता है सब पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम मिलाकर एक नई फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो ये कंसोलिडेशन हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने के लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं? इंतहाई सिंपल है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग एसेट्स लिखते हैं, तो अब मैं कंसोलिडेटेड एसेट लिखूंगा। एसेट्स में हम कौन से एसेट लिखते हैं? सब नॉन करंट एसेट। उसमें कौन से होते हैं सर? प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे सर? पेरेंट की प्रॉपर्टीज प्लांट एंड इक्विपमेंट उठाऊंगा, सब्सिडरी की प्लांट एंड इक्विपमेंट्स उसके साथ ऐड कर दूंगा, और एक और चीज़ लिखूंगा जिसको मैं कहता हूँ सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कंसोलिडेटेड पीपीज लिखने के लिए पेरेंट के प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, सब्सिडरी के प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है? देखो, कंसोलिडेशन तो हम स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं, और उन स्टैंडर्ड्स ने आपको ये कहा हुआ है कि जब भी आप सब्सिडरी परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उस दिन सब्सिडरी के जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, उन तमाम नॉन करंट एसेट्स को, सब्सिडरी कंपनी के तमाम नॉन करंट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। हालांकि सब्सिडरी ने वो चीज़ें ऑलरेडी अपनी बुक्स में कैरिंग वैल्यू में लिखी हैं, सब्सिडरी ने वो चीज़ें जितने भी लिखी हैं वो कैरिंग वैल्यू। लेकिन रूल्स ये हैं कि कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी के नॉन करंट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और उस दिन कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहेंगे। होंगे ना, उनकी कंपनी तो रही नहीं है वहां पर, 50% से ज्यादा शेयर तो मैंने खरीद लिए। तो जब 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, इसका मतलब आपको उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। वो आप ही के एसेट्स हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है सर? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसको कहते हैं कि सब्सिडरी के जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। अब सब्सिडरी का एक नॉन करंट एसेट सर, उसके पास 100 रुपये का रिकॉर्ड था, लेकिन जब मैंने सब्सिडरी खरीदी उस दिन मैंने उसकी फेयर वैल्यू ली, मार्केट वैल्यू ली, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 1,70,000। सो एक्सिस या एडजस्टमेंट कितने की है सर? 70 की।
तो ये जो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है सब्सिडरी के एसेट में, उसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगी। तो नॉन करंट एसेट में हम कंसोलिडेटेड पीपीज लिखते हैं, और कंसोलिडेटेड पीपीज में पेरेंट, सब्सिडरी और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फिर सर गुडविल लिखते हैं, क्योंकि अब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस परचेज कर रहा है, तो हो सकता है कि ये उसके एसेट से ज़्यादा पैसे इसने पे किए हों। तो गुडविल यहाँ पे परचेज्ड हो रही है, तो परचेज गुडविल लिखेंगे। और इसके लिए एक वर्किंग होती है, वर्किंग 3 वहाँ से फाइंड करके लिखूंगा। और कोई नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट हुआ तो वो भी लिखूंगा सर। पेरेंट कंपनी के इंटेंजिबल एसेट, सब्सिडरी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स के मिलाकर लिखूंगा। और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूज में भी अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है आती है तो वो भी लिखेंगे सर, जैसे ऊपर है इसी तरह इसमें भी हो सकती है। फिर हम करंट एसेट लिखते हैं सर। करंट एसेट में क्या लिखते हैं, इन्वेंट्री लिखते हैं सबसे पहले, तो वही पेरेंट की इन्वेंट्री लिखूंगा, सब्सिडरी की इन्वेंट्री साथ मिलाऊंगा, और अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करूंगा। क्या होता है अनरियलाइज प्रॉफिट? सर आपस में ट्रेडिंग करके दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ सेल्स करते वक्त इन लोगों ने जो भी प्रॉफिट किया होगा उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहेंगे। पेरेंट ने सब्सिडरी को चीज़ बेची है, या सब्सिडरी ने पेरेंट को चीज़ बेची है, और उस बेचने के ऊपर आपस में ट्रेडिंग के ऊपर इन लोगों ने जो भी प्रॉफिट किया हुआ है वो अनरियलाइज है, उसकी परमिशन नहीं है। कंसोलिडेशन करते वक्त एक रूल ये भी है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन शुड बी एलिमिनेटेड। इंट्रा ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं दोनों। अब इनकी जो आपस में ट्रांजैक्शन है उसको एलिमिनेट करके हमने कंसोलिडेशन करनी होती है। तो आपस में ट्रेडिंग में इन्होंने जो प्रॉफिट किया होता है उस प्रॉफिट को अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं सर। पेरेंट सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी। ओरिजिनली उस चीज़ की कीमत थी 100 रुपये। पेरेंट ने सब्सिडरी को वो चीज़ बेची सर 150 की, तो पेरेंट ने कितने का प्रॉफिट किया, 50 का। और वो एसिड 100 रुपये की बजाय अब कितने का रिकॉर्ड हो रहा है सर, 150 का। तो आपस में ट्रेडिंग करके ये गलत तरीके से ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसिड करते हैं और रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉफिट करते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि इस चीज़ को एलिमिनेट करो, इसके बगैर आप लोग स्टेटमेंट बनाओ। अदरवाइज ये आपस में ट्रेडिंग करके इस तरह प्रॉफिट्स को भी ओवर स्टेट करते और एसिड्स को भी ओवर स्टेट करते। सो आपस में ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट हुआ होता है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं, जिसकी परमिशन नहीं है। जिस कंपनी ने प्रॉफिट किया उसके प्रॉफिट से भी रिमूव करेंगे, और जिसके पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी इन्वेंट्री भी अभी 50 से ज़्यादा है, तो इन्वेंट्री को भी कम करेंगे। अगर ये ट्रांजैक्शन ना हुई होती तो ये चीज़, ये स्टॉक ये 100 रुपये में रिकॉर्ड होता, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की वजह से कितने में रिकॉर्ड हो रहा है, 150 में। तो आपस में ट्रेडिंग की वजह से इन्होंने 50 रुपये से अपनी इन्वेंट्री ओवर स्टेट की। तो इन्वेंट्री को कम करना है, तो दैट्स वाई मैं क्रेडिट साइड पर लिखूंगा इन्वेंट्री। और डेबिट साइड पर जिसने प्रॉफिट किया है उस बंदे के लिए प्रॉफिट भी अलाउड नहीं है, अनरियलाइज, ये डिसअलाउड प्रॉफिट है सर, डिसअलाउड, नॉट अलाउड। किसने सेल की है, पेरेंट ने। प्रॉफिट भी किसने किया है, पेरेंट ने। तो पेरेंट के प्रॉफिट से माइनस करो। लेकिन सर मैं क्या बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इधर तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, प्रॉफिट तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में होता है। लेकिन हाँ सर, मुझे ये पता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंट है जिसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। वहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट पड़े हुए हैं। प्रॉफिट से कुछ निकालना है तो रिटेन अर्निंग से निकालो, प्रॉफिट में कुछ डालना है तो रिटेन अर्निंग में डालो। तो पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल करके चीज़ें सेल करके प्रॉफिट कमाया हुआ है, और इस प्रॉफिट की परमिशन नहीं है।
परमिशन नहीं है तो इसको पेरेंट की बुक से रिमूव करना है। तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग से। तो भाई इंडिविजुअली अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपस में ट्रेडिंग अलाउड है, ये करते हैं ट्रेडिंग, आपस में प्रॉफिट करना भी अलाउड है, ये करते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त आपस के किए गए प्रॉफिट्स के इफेक्ट को कैंसल आउट करना होता है, बिकॉज कंसोलिडेशन में हम इन दोनों कंपनीज को एक ही जिस्म, दो जिस्म एक जान कंसिडर कर रहे हैं, हम इनको एक ही कंपनी मान रहे हैं। तो खुद पे सेल करके प्रॉफिट करना इज नॉट अलाउड, तो दैट्स वाई इसको हम एलिमिनेट कर दें। कंसोलिडेशन में हम इन दोनों कंपनीज को एक ही कंपनी मान रहे हैं, सिंगल एंटिटी मान रहे हैं। तो जिस लड़की के साथ आपकी शादी हो गई थी, जिस पे आपका कंट्रोल आ गया था, जो आपकी सब्सिडरी बन गई थी, रात को आप अपनी बाइक 70,000 की उसको लाख रुपए में बेच रहे हो, उससे प्रॉफिट करना इज नॉट अलाउड भाई। एक ही चीज है दोनों, पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में ट्रेडिंग करना अलाउड है। इंडिविजुअल अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जरूर लिखेंगे मैंने सब्सिडरी से इतना प्रॉफिट किया, मैंने पेरेंट से इतना किया, बट कंसोलिडेशन करते वक्त इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट की परमिशन नहीं है। सो अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करते हैं। इन्वेंट्री के बाद है सर रिसीवेबल। कंसोलिडेशन करते वक्त हम लोग रिसीवेबल्स भी लिखते हैं। जी सर, हम जो रिसीवेबल्स लिखते हैं, पेरेंट के रिसीवेबल लिखते हैं, सब्सिडरी के रिसीवेबल ऐड करते हैं, और इंट्रा ग्रुप बैलेंस को माइनस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंट्रा ग्रुप बैलेंस? इनका अगर आपस में इन्होंने कोई रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है ना, अगर पेरेंट्स की बुक में कोई ऐसा रिसीवेबल रिलेटेड है, रिकॉर्डेड है, जो कि उसने सब्सिडरी से लेना है, उसको माइनस करूंगा। अगर सब्सिडरी के पास कोई ऐसा रिसीवेबल रिकॉर्डेड है जो कि उसने पेरेंट से लेना है, तो माइनस करूंगा। आपस में इन दोनों के ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को कैंसल आउट करके कंसोलिडेशन करनी है। इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस शुड बी एलिमिनेटेड। इंट्रा ग्रुप बैलेंस शुड एलिमिनेटेड। इंट्रा ग्रुप बैलेंस का मतलब आपस में इन दोनों के कोई रिसीवेबल्स पेबल हैं तो वो खत्म करने हैं सर। जाहिर सी बात है, अगर एक कंपनी ने रिसीवेबल लिखा है तो दूसरी कंपनी ने वही पैसे पेबल्स में लिखे होंगे। तो रिसीवेबल से भी रिमूव करना है और पेबल से भी रिमूव करना है। रिसीवेबल से रिमूव करने के लिए क्रेडिट करूंगा, रिसीवेबल को माइनस करूंगा, और पेबल से रिमूव करने के लिए डेबिट करूंगा पेबल्स को। कितनी बातें सीखी, कितने रूल्स आपको याद रखने हैं करंटली अभी तक। एक तो पहला ये कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब सब्सिडरी एक्वायर करते हैं उस दिन जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं सब्सिडरी के, वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर कैरिंग वैल्यू में और फेयर वैल्यू में कोई डिफरेंस है, उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करूंगा। ये रिकॉर्ड किया सर मैंने इधर। दूसरी क्या नई बात है, आपस में ट्रेडिंग करके इन लोगों ने जो भी प्रॉफिट किया हुआ है, उस प्रॉफिट को हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट मानते हुए माइनस करेंगे। कहाँ से? रिटेन अर्निंग से भी। किसकी रिटेन अर्निंग से? जिसने सेल किया है, उसने प्रॉफिट किया है, उसके प्रॉफिट से रिमूव करना है, तो उसकी रिटेन अर्निंग से रिमूव करूंगा। और इन्वेंट्री से भी करना है, क्योंकि इस इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट की वजह से ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी हुई है। तीसरी क्या बात है, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को एलिमिनेट करना है।
आपस में अगर इन्होंने ट्रेडिंग करके कोई रिसीवेबल या पेएबल रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उस रिसीवेबल पेएबल को भी रिमूव करना है। रिसीवेबल को रिमूव करने के लिए क्रेडिट और पेएबल को रिमूव करने के लिए डेबिट करूंगा। तो सर फिर क्या हुआ? फिर करंट एसेट्स में और क्या लिखते हैं? फिर करंट एसेट्स में कैश लिखते हैं। कैश में कोई खास एडजस्टमेंट F3 के लेवल पे नहीं होती। पेरेंट के और सब्सिडरी के कैश को ऐड करते हैं। वैसे F7 में कैश में भी कोई कैश एंड कैश ट्रांजिट और गुड्स ट्रांजिट वाली कहानी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है सर। ये करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ऐसे कंसोलिडेट होते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के बाद हम लोग इक्विटी का सेक्शन लिखते हैं सर। इक्विटी में क्या क्या होता है सर? इक्विटी सिर्फ और सिर्फ याद रखना, इक्विटी सिर्फ और सिर्फ किसकी लिखते हैं? इक्विटी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की लिखते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में इक्विटी सिर्फ पेरेंट की लिखते हैं, सब्सिडरी की क्यों नहीं लिखते? पता चल जाएगा थोड़े टाइम में। इक्विटी में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल। किसके शेयर कैपिटल लिखूंगा? सिर्फ पेरेंट कंपनी के। शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट कंपनी के। रिवैल्यूएशन गेन सिर्फ पेरेंट कंपनी का। रिटेन अर्निंग कौन सी लिखेंगे सर? अब मैं लिखूंगा ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप रिटेन अर्निंग, जिसको कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। जो कि एक वर्किंग करेंगे, वर्किंग 5 वहां से कैलकुलेट होगी। NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि वर्किंग 4 से कैलकुलेट करेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होते हैं? पेरेंट एक्वायर्ड 80% शेयर्स इन सब्सिडरी। पेरेंट ने सब्सिडरी के 80% शेयर्स खरीदे हैं। तो वही, जब 80% शेयर्स खरीदे हैं पेरेंट ने, तो कितने नहीं खरीदे? 20% नहीं खरीदे। तो जो नहीं खरीदे शेयर्स, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। पेरेंट ने दूसरी कंपनी में 70% शेयर्स खरीदे, कितने परसेंट नहीं खरीदे? 30%। नॉन कंट्रोल मीन 30% लोग ऐसे हैं, उस कंपनी के 30% ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शेयर्स नहीं बेचे। है तो वो भी ओनर्स। इक्विटी की चीज़ें सारी, ओनर्स की चीज़ें सारी इक्विटी में लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या लिखते हैं सर? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पेरेंट की लाइबिलिटी लिखते हैं नॉन करंट, सब्सिडरी की नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। आपस में अगर इन्होंने कोई लाइबिलिटी, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है या सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया हुआ है, तो इंट्रा ग्रुप लोन जो होगा उसको माइनस करेंगे सर। इंट्रा ग्रुप बैलेंस अलाउड नहीं है कोई भी। करंट लाइबिलिटीज में टैक्स पेएबल्स लिखते हैं सर। पेरेंट का टैक्स प्लस सब्सिडरी का टैक्स दोनों ऐड करेंगे और लिखेंगे। कोई इंटरेस्ट पेएबल है तो पेरेंट का इंटरेस्ट और सब्सिडरी का इंटरेस्ट दोनों ऐड करेंगे और लिखेंगे सर। ट्रेड पेएबल है तो पेरेंट का और सब्सिडरी का दोनों को ऐड करेंगे और लिखेंगे। लेकिन अगर कोई इंट्रा ग्रुप पेएबल जिन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसको तो माइनस करना है ना भाई।
सर जो ये सेकंड पेबल क्या है? इंटरेस्ट पेएबल, ओके ओके, सही है। ट्रेड पेएबल्स, अभी आपको ट्रेड पेएबल्स मीन इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, उसको पेएबल से भी रिमूव करना है और रिसीवेबल से भी रिमूव करना है। तो सर ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये 2-3 दफ़ा लिख के याद करना चाहिए। अब इसमें मैंने कुछ वर्किंग्स लिखी हैं। एक मैंने गुडविल के साथ वर्किंग 3 लिखी है। मीन इस गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। एक मैंने वर्किंग नंबर 4 लिखी है एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए। एक मैंने ग्रुप की रिटेन अर्निंग के लिए वर्किंग 5 लिखी है। तो भाई वर्किंग 1 और वर्किंग 2 किधर है? वर्किंग 1 और वर्किंग 2 को हम इस स्टेटमेंट में नहीं लिखते। उस वर्किंग 1 और वर्किंग 2 की बेसिस पर ये तीनों वर्किंग्स कैलकुलेट होती हैं, उनको नहीं लिखा जाता, उन्हीं वर्किंग्स की बेसिस पर ये कैलकुलेट होती है। सो ये एक फॉर्मेट है और कुछ वर्किंग्स हैं, ये आपको सीखना है, समझना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कंसोलिडेशन के लिए वर्किंग्स में पहली वर्किंग है वर्किंग 1 ग्रुप स्ट्रक्चर, जिसमें हम सिंपल लिखते हैं पेरेंट का नाम क्या है और सब्सिडरी कौन है। पेरेंट का नाम ऊपर, सब्सिडरी का नाम नीचे सर। पेरेंट का नाम है सर पेरेंट ही, सब्सिडरी का नाम है सब्सिडरी एस। फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडरी के 80% शेयर्स खरीदे, तो भाई कितने परसेंट नहीं खरीदे? 20%। वो कौन लोग हैं? एनसीआई। कब शेयर्स खरीदे हैं सर? खरीदे हैं 1 जनवरी 2001 को। तो जिस दिन शेयर्स खरीदते हैं उस दिन को क्या कहते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन। और जब फाइनेंशियल्स बनती हैं वो कौन सी डेट होती है? वो तो रिपोर्टिंग डेट होती है सर। पहली वर्किंग ये है सर, पेरेंट सब्सिडरी ऐसे बनाओ, परसेंटेज लिखो। चूंकि F3 में तो लिखने वाला काम नहीं है, सो इररेलेवेंट है, समझने के लिए तो ज़रूरी है पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है। यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा आपका। स्टार्ट करेंगे हम। आइडेंटिफाई करना है कि पेरेंट का नाम क्या है, सब्सिडरी का क्या है सर, कौन सी पेरेंट कौन सी सब्सिडरी, कितने परसेंट खरीदें, कब खरीदें। मिड ईयर एक्विजिशन है, फुल ईयर एक्विजिशन है, कहीं साल के मिड में परचेज किए हैं, साल के स्टार्ट में किए। वर्किंग नंबर 2, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या होते हैं भाई? नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सर हमने तो ये सीखा हुआ है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता है। तो भाई हम ठीक कह रहे हैं, कैपिटल और नेट एसेट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज आल्सो कैपिटल। प्रूव दैट कैपिटल और नेट एसेट्स सेम चीज है। नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल रिप्लेस हो गया इक्विटी से। इक्विटी में क्या आता है सर? इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है। इक्विटी में और क्या आता है सर? इक्विटी में शेयर प्रीमियम्स भी आते हैं। इक्विटी में क्या आता है सर? रिवैल्यूएशन गेन भी आती हैं। इक्विटी में क्या आता है सर? रिटेन अर्निंग भी आती है इक्विटी में। अच्छा, अगर ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी ने पेरेंट को चीजें बेचकर प्रॉफिट किया है, तो सब्सिडरी ने पेरेंट से प्रॉफिट कमाया है।
सब्सिडरी ने पेरेंट से प्रॉफिट कमाना इज नॉट अलाउड। पेरेंट का सब्सिडरी से प्रॉफिट कमाना इज नॉट अलाउड। ग्रुप वाले मेंबर्स आपस में प्रॉफिट करना नॉट अलाउड फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। करेंगे इंडिविजुअली जो मर्जी करें, लेकिन कंसोलिडेशन करते वक्त अलाउड नहीं है सर। ओके दोस्तों, कंसोलिडेशन करते वक्त अलाउड। कोई बंदा बोले कि क्यों नहीं है, भाई नहीं है बस, तो क्या कर सकते। और जिस लड़की के साथ तुम कंसोलिडेशन कर रहे हो, तुम्हारा उस पर कंट्रोल आ गया था 50% एक्विजिशन के बाद, तो भाई वो तेरी अब वाइफ बन चुकी है। तो उसके साथ अपने रूम में जो मर्जी कर, अलाउड है। लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री में बाहर रोडों पे अगर जो मर्जी करेगा तो फिर वो तो फिर अलाउड नहीं है। यस। यस। तो भाई सब्सिडरी ने अगर पेरेंट को चीज़ें बेचकर जो प्रॉफिट किया है, वो प्रॉफिट सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ से माइनस करूँगा, क्योंकि वो अलाउड प्रॉफिट नहीं है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को हम यहाँ से माइनस करते हैं। कब? सब्सिडरी सेलर। अगर पेरेंट सेलर है, पेरेंट ने सेल की है, तो फिर प्रॉफिट पेरेंट ने किया है, फिर पेरेंट की रिटेन अर्निंग से माइनस करना है। और पेरेंट की रिटेन अर्निंग कहीं और पड़ी हुई है सर। और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अभी आप लोगों ने सीखा कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन अगर सब्सिडरी के फेयर वैल्यू में, सब्सिडरी के नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में, हम नॉन करंट एसेट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैरिंग वैल्यू का और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कहते हैं। तो वैल्यू अगर ऊपर गई है तो हम एसेट्स को भी डेबिट कर रहे हैं, एसेट्स में भी वो वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं। डेबिट किया था मैंने नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को मैंने प्लस किया था। और क्रेडिट करूंगा नेट एसेट्स को, इक्विटी को। इक्विटी सब्सिडरी की इक्विटी नेट एसेट्स में भी इंक्रीज आया, तो दैट्स वाई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को प्लस करूंगा। और इन तमाम की तमाम चीज़ों को मैं दो डेट्स पे लिखता हूँ सर। एट एक्विजिशन डेट, क्या जब हम खरीद रहे थे तब ये शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कितने थे। और एट रिपोर्टिंग डेट, कि आज जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो आज इन चीज़ों की वैल्यूज़ कितनी हैं। शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन डेट, शेयर कैपिटल एट रिपोर्टिंग डेट, शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन डेट, शेयर प्रीमियम एट रिपोर्टिंग डेट, शेयर revaluation gained at this date, revaluation gained at this date, retained earning at this date, retained earning at this date, fair value adjustment at this date, fair value adjustment at this date। याद रखना है जिन चीज़ों को मैंने ऐसे ये जो ब्लू कलर कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पे सेम रहेंगी। ऑलवेज सेम होंगी सर आपके लिए। फ्री के लिए चीज़ें हमेशा से सेम होंगी सर। ये चीज़ें जो एक्विजिशन डेट पे हैं वही रिपोर्टिंग डेट पे हैं सर। रिटेन अर्निंग क्यों सेम नहीं होगी भाई? रिटेन अर्निंग में क्या होता है? रिटेन अर्निंग में तो प्रॉफिट्स होते हैं दोस्त। तो जब हमने कंपनी खरीदी है और आज 1 साल या 6 महीने गुजर गए हैं, तो क्या इन 6 महीनों में कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं किया होगा? कुछ ना कुछ तो किया होगा, या तो प्रॉफिट हो या लॉस। तो रिटेन अर्निंग जो एक्विजिशन डेट की है वो रिपोर्टिंग डेट पे नहीं रहती, वो चेंज हो जाती। तो एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग डिफरेंट होंगी, रिटेन अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट होंगी। अनरियलाइज प्रॉफिट ये हम साल के आखिर में माइनस करते हैं, तो अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं यहाँ से रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग से माइनस करूंगा, बिकॉज ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है। इन सब को ऐड करूंगा तो आई विल गेट द नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। इन सब को ऐड करूंगा तो आई विल गेट द नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। किसके नेट एसेट्स सर? सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स। फॉर एग्जांपल इन सब को ऐड किया, एक्विजिशन डेट पे नेट एसेट्स आए सर 1 लाख के।
रिपोर्टिंग डेट पे नेट एसिड्स आए सर 1,50,000 के। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेट एसिड्स एट एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट। सर इन दो पूरी लाइंस में डिफरेंस क्रिएट करने वाली एक ही चीज़ है, विच इज़ रिटेन अर्निंग, जिसके अंदर प्रॉफिट पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम है। तो दैट्स वाई इस चेंज को, इस डिफरेंस को हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं, खरीदने के बाद प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि खरीदी थी तब नेट एसिड्स कितने थे, 1 लाख, आज कितने हैं, 1.5 लाख। तो खरीदने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है सर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। हमने जब सब्सिडरी खरीदी थी उस वक्त नेट एसिड्स कितने थे सर, 1 लाख। आज नेट एसिड्स कितने हैं सर, 1,50,000। सो आफ्टर एक्विजिशन, खरीदने के बाद कितने नेट एसिड्स में इंक्रीज आया है सर, 50,000 का। नेट एसिड्स की ये चीज़ें हैं, इनमें चेंज लाने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, रिटेन अर्निंग, जिसके अंदर प्रॉफिट है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो यार ये जो 50,000 का चेंज आया हुआ है, आप दोनों मुझे ये बताओ कि ये चेंज सब्सिडरी की पूरी कंपनी का चेंज है, तो ये सारा का सारा पेरेंट को मिलना चाहिए, या इसमें पेरेंट को 80% मिलना चाहिए और 20% उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे। सर एनसीए वालों को मिलना चाहिए, और पेरेंट को हमारी भी जितनी मिलना चाहिए। बनती है वो मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए, हमारा जो हिस्सा बनता है। यस सर। तो दोस्तों कितना कितना मिलना चाहिए। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को क्या करूंगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा सर, इस प्रॉफिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हिस्सा मैं दूंगा पेरेंट को, उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक, और एक हिस्सा मैं दूंगा इसका एनसीआई को, उसकी परसेंटेज के मुताबिक। पेरेंट का 80% है सर, 50,000 का 80%, तो पेरेंट को इसमें से मैं कितना दूंगा, 40,000। सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट कित एनसीआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, उसके 20% शेयर्स हैं, उसको कितना देंगे सर, उसको देंगे 10,000। कहानी खत्म। हाँ जी सफीउल्लाह। सर मुझे स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन है कि सर ये अगर ये एसेट्स हमारी कंट्रोल में होगी या एनसीआई वालों की कंट्रोल में भी, अगर वो बिजनेस सीज टू ट्रेड हो जाए, दूसरी सब्सिडरी। क्या हो जाए। सर मतलब उसकी वो बैंकक्रप्ट हो जाए, या दूसरी जो हमारी हम ऑन यार कर रहे जब हैं दूसरी बिजनेस कंपनी। बैंकरप्ट होगा, बिजनेस जब बैंकरप्ट होगा, बेचेंगे, अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं हाथ, तो उन बेचारों का हिस्सा भी तो उनको देंगे ना। कंट्रोल आपका है, हिस्सा तो उनका भी है ना। जी सर। कंट्रोल में और हिस्से में फर्क है ना। मर्जी आपकी चलेगी सारी, कंट्रोल आपका है, लेकिन बीच में जो उनका राइट बनता है वो तो उनको देंगे। यानी आप कहते हो सारी चीजें आपकी 100%। सही है सर। वैसे सर अगर कोई कॉम्पिटिटर अपनी दूसरी कंपटीशन में जो उसकी पूरी कंपनी बाय कर सकता है वो शेयर्स के, पॉसिबिलिटी है उसकी। बिल्कुल है। 100% एक्विजिशंस भी होती हैं। 100% एक्विजिशन हो तो इसका मतलब वहाँ पे कोई एनसीआई है ही नहीं, सारी की सारी कंपनी आपकी है फिर। ओके। चलो जी, नेक्स्ट वर्किंग इज वर्किंग नंबर 3। वर्किंग 3 में क्या होगा दोस्तों, वर्किंग 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल।
सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग टू है, वर्किंग टू की बेसिस पर बाकी रिमेनिंग सब वर्किंग्स होती हैं। गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम लोग लिखते हैं कंसिडरेशन पेड। कंसिडरेशन पेड का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए जो कॉस्ट बियर कर रही है उसको कहते हैं कंसिडरेशन पेड। तो पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए कैश भी देती है, और सम टाइम पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स भी देती हैं। तो कैश और शेयर्स दोनों जो है ये कंसिडरेशन में आ सकते हैं। पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड सब्सिडरी कंपनी फॉर 8 लाख। पेरेंट ने सब्सिडरी 8 लाख की खरीदी, तो सर कंसिडरेशन है। तो पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए कैश भी देती हैं, और पेरेंट सब्सिडरी को खरीदने के लिए शेयर एक्सचेंज भी करती हैं। कुछ भी हो सकता है, शेयर एक्सचेंज के बारे में भी सीखेंगे सर। आज तो हम सिर्फ फॉर्मेट सीख रहे हैं ना। ये आप लोग लिखोगे दो दो तीन तीन दफा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके। कंसिडरेशन पेड के साथ फिर हम लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। और उसमें से हम माइनस करते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज। देखो यार, पेरेंट ने 80% के लिए 5 लाख रुपए दिए, और जो शेयर्स हमने नहीं खरीदे उस दिन उनकी वैल्यू थी 2 लाख। तो 80% और 20% एनसीआई, हमारे मुताबिक हम लोगों ने उस बिजनेस को वैल्यू किया 7 लाख। उस बिजनेस के उस दिन टोटल नेट एसेट्स थे 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए के नेट एसेट्स के बदले में हम लोगों ने उनको 7 लाख रुपए पे किए सर। तो नेट एसेट्स के अबव कितने पैसे पे किए हैं सर? 6 लाख। तो ये क्या है सर? ये पैसे मैंने क्यों पे किए हैं? पैसे तो मैंने उस बिजनेस के इमेज रेपुटेशन की वजह से पे किए हैं। तो दिस इज नाउन एज गुडविल। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो बिजनेस लॉस में, वो बड़ा बदनाम हुआ होता है, बेचना चाह रहे होते हैं और हम बिजनेस खरीद लेते हैं, और हम कोई गुडविल नहीं पे करते। आंसर नेगेटिव में आता है, विच इज नाउन एज बार्गेन परचेज, जो कि आपका आपकी गेन है, इनकम है सर। क्या मतलब बार्गेन परचेज? एसिड्स हैं उस बिजनेस के 5 लाख के, लेकिन आपने वो बिजनेस खरीद दिया है सर 2 लाख का। तो आप लोगों ने 3 लाख इस खरीदने के ऊपर गेन किया, आपने कोई गुडविल पे नहीं की, क्योंकि गुडविल का मतलब तो एसिड्स के अबव पैसे पे करने। तो जब आपने एसिड्स के अबव पैसे पे किए हैं तो इसका मतलब गुडविल है, और एसिड से कम पैसे पे किए हैं उसको बार्गेन परचेज कहते हैं, जो कि एक गेन है, जो कि पेरेंट ने एक गेन किया हुआ है, जो कि पेरेंट अपने पास प्रॉफिट और लॉस में गेन रिकॉर्ड करेगी। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में, क्योंकि जितनी भी पेरेंट्स की गेन होती हैं वो पेरेंट्स की रिटेन अर्निंग के साथ ऐड करते हैं, सब्सिडरी की गेन को सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग के साथ। फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त जो भी प्रॉफिट्स या गेन्स होंगे वो रिटेन अर्निंग में प्लस होंगे, और जो लॉसेस होंगे माइनस होंगे। सो गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है, कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। एनसीआई की वैल्यू जो हम अपनी इक्विटी में लिखते हैं, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए वर्किंग है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, जब हमने कंपनी खरीदी थी उस वक्त एनसीआई की वैल्यू कितनी थी? प्लस परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। और हमारी कंपनी खरीदने के बाद
सब्सिडरी को एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट आया हुआ है, उस प्रॉफिट में एनसीआई का जो परसेंट है वर्किंग टू से जो आपको पता चलेगा, नेट एसेट्स का जो डिफरेंस था उसमें एनसीआई का जो हिस्सा है वो लाकर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द एनसीआई वैल्यू। And the last one is group retained earning, which is also known as consolidated retained earning। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग लिखते वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट की रिटेन अर्निंग लिखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसके साथ प्लस करूंगा परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी को खरीदने के बाद उसने जो प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट में पेरेंट का जो हिस्सा है, जो कि 80% बन रहा था, अगेन ये आपको वर्किंग टू से मिलेगा। नेट एसेट एट एक्विजिशन और नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग का जो डिफरेंस था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी ने जो पेरेंट के खरीदने के, वो खरीदने के बाद का जो प्रॉफिट है उसमें जो पेरेंट का शेयर बनता है वो ऐड करूंगा। माइनस करूंगा अनरियलाइज प्रॉफिट को अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल की। इफ पेरेंट इज सेलर, पेरेंट ने सब्सिडरी को कुछ बेचकर प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट अलाउड नहीं है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग से माइनस होना चाहिए। प्लस करूंगा बार्गेन परचेज को। पेरेंट ने अगर सब्सिडरी को खरीदे हुए गुडविल की बजाय प्रॉफिट किया है, गेन किया है, तो पेरेंट के लिए इनकम है, प्रॉफिट है, ऐड करूंगा। आई विल गेट द ग्रुप और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। तो दोस्तों ये कहानी है आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन की। सो इस फॉर्मेट को और वर्किंग्स को एटलीस्ट 3-3 दफ़ा आप लोग लिखें, और कल मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको डायरेक्टली समझ आएगी। कल का दिन भी इसके क्वेश्चंस पे लगेगा, परसों का दिन भी इसके क्वेश्चन पे लगेगा, उससे अगले दिन फिर प्रॉफिट और लॉस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।